स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर प्रश्नों की आज ये तीसरी श्रृंखला है। इसके पहले दो क्लासेस जो है हमने वन लाइनर प्रश्नों की हुई है और आप सभी ने बहुत बार उसे देखा और बहुत सराहा है। उसी क्रम में आज ये तीसरी वन लाइनर क्लास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी साहित्य के में बहुत गहन रुचि है, तो कई सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनके विषय में आपको थोड़ा विस्तृत ढंग से भी जानना होता है। तो ऐसे ही कुछ नाटकों के विषय में वन लाइनर फैक्ट्स आपके लिए प्रस्तुत है। टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। ध्यान से देख लीजिए, खासकर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है। देखते हैं सबसे पहले, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। इसके पहले कल की भी क्लास में हमने जो वन लाइनर क्लास कराई थी उसमें भी हमने बताया हुआ था कि स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, चंद्रगुप्त में कितने हैं। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण नाटकों के अंकों के विषय में ध्यान रखेंगे। आषाढ़ का एक दिन में 3 अंक हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कमेंट करके बताएं। हम देखते हैं इसको। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके पात्रों के विषय में, इसके कुछ कथन या इसके अंकों के विषय में भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, मातुल, विलोम, प्रियंगुमंजरी, निक्षेप, अनुस्वार, अनुनासिक और ऐसे ही कुछ और पात्र हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, इस नाटक में अपना एक महत्वपूर्ण अंश दिखाते हैं। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। अंबिका वो मल्लिका की माता है। अंबिका एक ग्राम की जो है वृद्ध महिला है, उसकी पुत्री है मल्लिका। कालिदास एक श्रेष्ठ कवि जो कि मल्लिका से प्रेम करता है। विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता है, लेकिन कालिदास और विलोम में एक प्रतिद्वंदी का भाव है, एक दूसरे के विलोम पढ़ते हैं। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इन कथनों के माध्यम से भी पता चलेंगी। जैसे महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक कथन है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका मल्लिका से कहती है, मल्लिका की माँ रहती है अंबिका, और जब उसे पता चलता है कि कालिदास अपने और मल्लिका के प्रेम को या संबंध को स्पष्ट नहीं करना चाहता है और उज्जैनी जैसे बड़े राज्य से उसे बुलावा आता है, राज्य कवि के रूप में उसका सम्मान किया जाना होता है, तब अंबिका मल्लिका से कहती है कि यदि वो अभावों के बीच रह के अपने संबंध को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो जब अभावों की पूर्ति हो जाएगी तब तो और बड़ा कठिन काम है कि वो अपने संबंध को स्पष्ट करे। क्योंकि अभावों की पूर्ति के बाद जब व्यक्ति साधनों के बीच में जाता है तो अपने बहुत सारे संबंधों को भूल जाता है। तो ये बात अंबिका अपनी पुत्री मल्लिका से कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। कुछ बातें इसलिए हम आपको स्पेशली बता देते हैं ताकि आप इन कथनों के साथ कुछ रिलेट कर पाएँ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का बुलावा किस राज्य से आता है, किस राज्य से उसे सम्मानित करने के लिए बुलावा आता है, उज्जैनी से। ध्यान रखेंगे, उज्जैनी से। एक कथन है कि सम्मान प्राप्त होने पर भी सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोकनीति में निष्णात है। यह कथन कौन किससे कहता है? ध्यान रखेंगे, अंबिका मातुल से कहती है। अब पहले कथन के थोड़ा से अंश के विषय में जान लेते हैं कि दरअसल जब उज्जैनी से कालिदास को बुलावा आता है सम्मानित करने के लिए, राज्याश्रित कवि के रूप में उसका सम्मान करने के लिए, तो कालिदास मना कर देता है जाने से। कालिदास जब मना करता है तो मातुल जो होता है वो उसका मामा होता है। भागिने का अर्थ है यहाँ पे भांजा, तो मातुल का भांजा होता है कालिदास। और अंबिका व्यंग करते हुए कहती है कि जो थोड़े बड़े किस्म के लोग होते हैं, जिनके अंदर उच्च भावनाएं होती हैं, व्यंग्य रूप से ही कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति उदासीनता दिखाते हैं, अरे मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। तो ये लोकनीति है। अंबिका ये कहना चाहती है मातुल से कि कालिदास तो इसमें बड़ा पारंगत और निष्णात है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अंबिका मातुल से कहती है, मातुल कालिदास का मामा होता है। आगे देखते हैं, कथन बहुत महत्वपूर्ण है आषाढ़ का एक दिन नाटक में कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ।
ये कथन किसका है इस नाटक में, ध्यान रखेंगे, कालिदास का है। यह कथन इतना महत्वपूर्ण है कि ये चर्चा, परिचर्चा और तमाम तरह के आलोचकीय विश्लेषणों में भी ये कथन इस नाटक का ये उठाया जाता है कि इसका क्या अर्थ है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये वही बात है, संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। तो जो कलाकार है, जो रचनाकार है, जो वास्तव में रचनाकार है, वो राजकीय मुद्राओं से खुद को खरीद पाने योग्य नहीं बनाता या बिकने योग्य नहीं मानता है। तो ये शुरुआत में कालिदास ये कहता है, लेकिन मल्लिका बहुत प्रेशर देके, बहुत सारी बातें कह के, उस पर दबाव बना करके उसे उज्जैनी भेजना चाहती है और कालिदास तैयार हो जाता है। तो ये कथन यही है, कलाकार और सत्ता के संघर्ष को व्यक्त करती हुई ये पंक्ति है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है इस नाटक को वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि राजसत्ता का मोह और एक कलाकार का संघर्ष, दोनों चीज़ें इस नाटक में बखूबी प्रकट होती हैं। और प्रेम का एक जो त्रिकोणीय संघर्ष है विलोम, कालिदास और मल्लिका का, वो भी इसमें स्पष्ट होता है। अब देखिए आगे यही बात और स्पष्ट होगी कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। ये कौन कहता है? ये निक्षेप नाम का एक पात्र रहता है, ग्राम पुरुष रहता है। कथन इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि योग्यता, किसी भी व्यक्ति की योग्यता हो, वो एक चौथाई ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लेकिन उस योग्यता की अगर प्रतिष्ठा हो गई, उसे सम्मान प्राप्त हो गया, तो शेष की पूर्ति वो उसका सम्मान ही, उसकी प्रतिष्ठा ही कर देगी। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो ये निक्षेप का कथन है। आगे देखते हैं, विलोम का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आप जब रिटन एग्ज़ाम की परीक्षाएं ने, जब रिटन में आंसर लिखेंगे तब भी इन सारे कथनों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना होता है। जैसे विलोम का ही एक कथन है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत अधिक निकट पड़ते हैं। ये बात उस समय होती है जब मल्लिका के समक्ष कालिदास और विलोम दोनों उपस्थित होते हैं और विलोम ये बात स्पष्ट करना चाहता है कि क्या कालिदास मल्लिका से विवाह करना चाहता है अथवा नहीं। वो इसलिए भी इस संबंध के बीच में पड़ता है क्योंकि वो मल्लिका से प्रेम करता रहता है और चाहता है कि कालिदास ये इस अस्पष्ट संबंध को या तो स्पष्ट कर दे या तो छोड़ दे, क्योंकि वो प्रेम करता रहता है, वो विवाह करना चाहता है। तो जब कालिदास और मल्लिका दोनों उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं, तब विलोम ये कहता है कि कालिदास नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। वो है क्या? वो एक सफल विलोम है। और विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। कालिदास की तरह विलोम नहीं बन पाया इसलिए विलोम है। और कालिदास एक सफल विलोम की तरह भी है, जो कि विलोम को एक खल पात्र के रूप में दिखाया गया है। लेकिन कालिदास का अक्स है, वो उसका दूसरा चेहरा है, वो ये भी नाटक में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कई बार नाटककार ऐसे पात्रों की भी सर्जना करते हैं जिससे परिस्थितियां ऐसी प्रकट हों कि किसी पात्र का चरित्र उजागर हो सके। जैसे आप स्कंदगुप्त नाटक में देखेंगे तो जो मुदगल होता है और प्रपंच बुद्धि एक पात्र होता है, ये दोनों पात्र ऐसे हैं कि जो यथार्थवादी और चोट करने वाले प्रश्न करते हैं, यथार्थ को उघाड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे पात्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को ऐसा मोड़ते हैं कि जो मुख्य पात्र होता है वो द्वंद्व में पड़ जाता है। इसी तरीके का पात्र विलोम होता है जो कालिदास को द्वंद्व में खड़ा करता है, द्वंद्व की परिधि में ले जा करके प्रश्नांकित करता है। आगे कथन है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे पशुपाल हैं। ये कालिदास का कथन है। उसे लगता है कि जिस ग्राम प्रांतर में वो पैदा हुआ है, जहाँ वो पला बढ़ा है, वही उसकी वास्तविक भूमि है और किन किन चीज़ों से जुड़ा है वो सभी बातें बताता है। इस कथन की सार्थकता इस बात में है, ध्यान दीजिए, यदि आप अब तक इस वीडियो में बने हैं तो टीजीटी पीजीटी खासकर अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आपने मास्टर्स में इन सारे नाटकों को पढ़ा होगा। इन नाटकों के कथन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है किस रचना से है। यह कथन जो है वो कई बार भ्रम पैदा करता है मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के कथन से।
कि ग्रामांचल से वो भी प्रेम करने लगता है और वो भी नहीं जाना चाहता है वहाँ से। तो जब रचना का नाम ये जो द्वंद्व पैदा कर दे कि मैला आंचल का है कि आषाढ़ का एक दिन का, वहाँ पर थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं तैयारी करने वाले। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सतर्क रखना है कि ये बात कि मैं अनुभव करता हूँ, ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, ये कालिदास का कथन है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको व्यवस्थित ढंग से हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। यूपी एलटी की परीक्षा तैयारी करने वाले जितने लोग हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में तैयारी करने वाले लोग हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, 40 बड़े रचनाकारों पे वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा संग्रह हमारा ये जो शॉर्ट नोट्स है, इसके साथ टेस्ट सीरीज़ 1000 प्रश्नों की दोनों आप ऑर्डर करके ले सकते हैं हमारे नंबर पे। बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। देखते हैं अगले नाटक के विषय में। हमारा अगला नाटक जो है वो है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली भी यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में है। साथ ही समस्या नाटकों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप समस्या नाटकों के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी इस नाटक का जिक्र आता है। तो आपको इस नाटक के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि इसमें कुल 3 अंक हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1934 है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। समस्या प्रधान क्या? विधवा पुनर्विवाह और प्रेम का एक संघर्ष, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या सामाजिक मान्यताओं को लेकर के, इन सभी को एक समस्या बना करके, समस्या को केंद्र में रख करके ये नाटक लिखा गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, मुरारी लाल, उनकी बेटी चंद्रकला, मनोरमा एक बाल विधवा है जो कि चंद्रकला की सखी है, माहिर अली जो मुरारी लाल एक डिस्ट्रिक्ट जज या जज के रूप में है, उनका एक जो है शागिर्द होता है उनके साथ रहने वाला, मनोज शंकर जो है वो मुरारी लाल के एक मित्र का बेटा होता है जिसकी हत्या मुरारी लाल ने ही करवा दी होती है और मनोज शंकर का पालन पोषण करते हैं। मनोज शंकर बहुत मानसिक अवसाद से गुजरता है, उसे पता नहीं चल पाता कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई और यह जानने का हमेशा प्रयास करता रहता है। इसी से वह थोड़ा सा मानसिक रोगी भी हो जाता है, परेशान रहता है बहुत सारे प्रश्नों से। तो ये बातें आपको सिंदूर की होली नाटक के विषय में, कुछ पात्रों के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको ये रखनी है। आगे देखते हैं, कुछ कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से आपको ध्यान रखने चाहिए। एक कथन है कि मेरे भीतर चिरंतन नारित्व का उदय हो चुका है। ये कथन कौन कहती है? चंद्रकला। चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी होती है और एक पात्र इसमें रहता है रजनीकांत, जिस पर ये मुग्ध है, जिससे प्रेम करने लगती है, मन ही मन उससे प्रेम हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है कि जो कारण है इस नाटक में, जायदाद के लिए उसके चाचा ने ही उसकी हत्या करवा दी होती है, लेकिन उससे ये प्रेम करने लगती है। वो अस्पताल में भर्ती रहता है, मरणासन्न अवस्था में रहता है, लेकिन वहाँ जा कर के उसके जो है अर्धविक्षिप्त अवस्था में उसके हाथों से अपने सिंदूर अपने मांग में भर लेती है और उसकी जो है पत्नी बन जाती है। वहाँ से वो कहती है कि मेरे भीतर चिरंतन नारित्व का उदय हो चुका है। लेकिन मनोरमा जो एक पात्र रहती है वो उसकी भावुकता को तोड़ती है। भावुकता को तोड़ती हुई वो कहती है कि वेद मंत्र, शंख ध्वनि, हवन जिनके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं। तो जो चंद्रकला वो एक चिरंतन नारित्व की बात करके वो कहती है कि भले वेद मंत्र शंख ध्वनि वगैरह नहीं बजे तो क्या हुआ, मेरा उनसे विवाह हो चुका है, चिरंतन नारित्व का उदय हो गया मेरे भीतर। तो मनोरमा कहती है कि वो सब ठीक है, लेकिन वेद मंत्र शंख ध्वनि आदि ये सब बीच में नहीं आए तुम्हारे और रजनीकांत के विवाह के बीच में, जो कि सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं। तो चंद्रकला उस पर उत्तर देती हुई कहती है कि 1000-2000 आदमी भोजन न कर सके, 10-20 बार शंख न बजा, थोड़े से श्लोक न पढ़े गए, यही न हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये एक वैचारिक द्वंद्व भी है दोनों पात्रों के बीच में, मनोरमा और चंद्रकला के बीच में। मनोरमा जो है वो सामाजिक मान्यताओं को मानने वाली एक पात्र है, जो कि सामाजिक मान्यताओं के घेरे में रह के अपने विचारों को प्रकट करती है। वो बाल विधवा है और अपने वैधव्य को स्वीकार लेती है। लेकिन चंद्रकला जो है वो भावुक और नई शिक्षा में पली बढ़ी जो पात्र है, वो कुछ अलग ही किस्म की भावुकता में बहती रहती है। एक मनोज शंकर पात्र है जिसका विवाह चंद्रकला से होने वाला रहता है, लेकिन ये कुछ अपने जो पिता की मृत्यु के कारणों को नहीं समझ पाता, जिसे मुरारी लाल ने उसके यानी जो इसे पालते हैं, जो इसका देखभाल करते हैं मनोज शंकर का, मुरारी लाल ने ही मनोज शंकर के पिता की हत्या करवा दी रहती है।
इसके कारण उसके भीतर इतनी जो कुंठाएं अवसाद पैदा हो जाती हैं कि वो दूसरों के दुखों को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा ही एक कथन है कि आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए उसकी बीमारियों को नाटक समझ रहा हूँ। चंद्रकला बीमार होने का उतनी भावुकता में रहती है, इतनी बेवकूफ़ पात्र इसमें आपको दिखाई पड़ेगी सिंदूर की होली में, कि वो बीमार हो जाती है रजनीकांत की मृत्यु का जो एक खबर सुन करके, या उनसे विवाह करने की कल्पना में, उससे भावुकता से, चिरंतन नारित्व के उदय की भावुकता में वो बीमार हो जाती है और मनोशंकर से उसका विवाह होना रहता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसकी कमजोरियों को नहीं मानता, उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ इसका, और मैं मनुष्य की कमजोरियों का निष्ठुर आलोचक हूँ। कुछ ये कथन ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इन नाटकों के विषय में और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स लेकर के हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि सिंदूर की होली और आषाढ़ का एक दिन नाटक की कुछ वन लाइनर प्रश्नों से आप परिचित हो जाएं, जिससे आसानी से आप इन नाटकों को रिवाइज कर सकें। एक कौंध हो जाएगी आपके मस्तिष्क में, आपने यदि इन नाटकों को पढ़ा होगा, और तेज़ी से आप रिवीजन कर पाएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। यदि आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बेहतर से बेहतर क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए प्रश्नों, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।